7 सितंबर 2022 को राज्यसभा में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि हम फलस्तीन इजराइल मामले में द्विराष्ट्रीय समाधान का समर्थन करते हैं, जिसमें दोनों देश एक दूसरे के पड़ोसी बनकर शांति से रहें। फलस्तीनियों के प्रति भारत की सहानुभूति में कोई बदलाव नहीं आया है। एस जयशंकर ने तब कहा कि मौजूदा सरकार के कार्यकाल के दौरान पैलेस्टीनियन रेफ्यूजी वेलफेयर एजेंसी को दी जाने वाली आर्थिक मदद में इजाफा हुआ है। इस वक्त भारत किस तरह से गजा की मदद कर रहा है, अब इस पर भी बयान आना चाहिए। रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए। रूस और चीन की सक्रियता नजर आ रही है। फलस्तीन को लेकर इनकी बातों पर दुनिया क्यों भरोसा करे, जब खुद ये साउथ चाइना से लेकर ताइवान और यूक्रेन में हस्तक्षेप को लेकर फंसे हैं। इसलिए कहा कि इस वक्त हर देश ही अपने आप में ग्लोबल पावर है, कोई एक सुपर पावर नहीं। अमेरिका दोनों नाव में सवारी कर रहा है, हथियार भी दे रहा है, फलस्तीन की बात भी कर रहा है। वो अपने नागरिकों को इजराइल से निकालने के लिए समुद्री जहाज भेज रहा है, मगर उनसे किराए का पैसा भी मांग रहा है। उधर नेतन्याहू लगता नहीं कि किसी भी तरह से अंतर्राष्ट्रीय और अमेरिका के दबाव में आने वाले हैं। अगर उन पर किसी प्रकार का दबाव है तो केवल घरेलू दबाव है। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू उन परिवारों से मिलने की तस्वीरें ट्वीट कर रहे हैं जिनके अपनों को हमास ने बंधक बना लिया है। इससे आपको लगेगा कि सब कुछ ठीक है, उन्हें समर्थन है। परिवारों का नेतन्याहू में बहुत भरोसा है, लेकिन टाइम्स ऑफ इजराइल ने लिखा है कि बंधक बनाए गए परिवारों ने तेल अवीव में रक्षा मंत्रालय के सामने प्रदर्शन किया। ये लोग प्रधानमंत्री नेतन्याहू से इस्तीफा मांग रहे हैं। नारे लगा रहे थे कि नेतन्याहू कुर्सी छोड़ो, जेल जाओ, जो बंधक बनाए गए हैं उन्हें तुरंत लौटाओ। आप में भरोसा नहीं रहा, आप इस्तीफा दीजिए। बंधक बनाए गए लोगों के परिजनों की बेचैनियां बढ़ती जा रही। हारेज में नेता हाइमन नाम की महिला ने लेख लिखा है कि मेरी 84 साल की मां हमास की गिरफ्त में है, उनके नाम पर गजा को तबाह मत करो। उन्होंने लिखा है कि मेरी मां और उनके कुछ साथी जो उस दिन मार दिए गए, वे शांति में यकीन रखते थे और मानते थे कि बॉर्डर के उस पार जो लोग रहते हैं वो भी इंसान हैं और उनके भी हक हैं। यह कितनी बड़ी बात है। जिनकी मां हमास की बंधक हैं वो कह रही हैं कि बंधकों के नाम पर गजा को तबाह मत करो। इजराइल के भीतर असंतोष बढ़ता जा रहा है। आपात सरकार में विपक्ष शामिल तो हो गया, मगर अभी भी आवाज एक नहीं हुई है। वहां लोग खुलकर सरकार के विरोध में अपनी राय रख रहे हैं। आपात सरकार की बैठक में धुर दक्षिणी विचारधारा के नेता और मौजूदा सरकार में वित्त मंत्री ने कहा है कि हमें झुके सर से बहुत ईमानदारी और दुख के साथ ये स्वीकारना होगा कि देश का नेतृत्व और सुरक्षा तंत्र नागरिकों की सुरक्षा करने में नाकाम रहा। हमने अपने नागरिकों से जो वादा किया उसे नहीं निभा पाए। ये एक ऐसा वादा था जो खून से लिखा गया और अब खून में सन चुका है। इजराइल ने सेंट्रल गजा के रेफ्यूजी कैंप पर हवाई बमबारी की, जिसमें 3 बच्चों की मौत हो गई। इजराइल के 3.5 लाख सैनिक गजा की सीमा पर तैनात हैं। कभी भी गजा पर जमीनी धावा बोला जा सकता है। 2 दिन पहले इजराइल ने कहा कि उत्तरी गजा के 10 लाख लोग दक्षिण की तरफ जाएं। लोगों के बदहवास हालत में भागने की तस्वीरें आईं। अब इजराइल उत्तर की तरफ सक्रिय हो गया है, वेस्ट बैंक में भी हरकतें कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक 10 लाख लोग विस्थापित हुए हैं। शिफा अस्पताल ने शवों को दफनाना शुरू कर दिया है, क्योंकि मुर्दा घरों में और शवों को रखने की जगह नहीं। अब आइसक्रीम ट्रकों में शवों को रखा जा रहा है। इसलिए कह रहा हूं कि गजा की तबाही को समझने के लिए अपनी कल्पनाओं का सहारा लीजिए, क्योंकि जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती वह भी हो रहा है। आइसक्रीम के ट्रकों में लाशें रखी जा रही। यहां तक कि इजराइल ने उत्तरी गजा के अस्पतालों से कहा है कि खाली कर दे। इस पर WHO ने कहा है कि यह तो सीधा सीधा घायल और बीमारों के लिए मौत का फरमान है। इजराइल के बयान विचित्र हैं। एक तरफ उसने गजा के रास्ते बंद कर दिए हैं, दूसरी तरफ कह रहा है कि उसका इरादा गजा पर कब्जा करना नहीं है। तो कब्जा होता कैसे है? इस उम्मीद में कि अस्पतालों के परिसर में बम नहीं गिरेंगे, लोग वहां शरण ले रहे हैं। रॉयटर्स ने रिपोर्ट किया है कि गजा के अल-कुद्स अस्पताल के आसपास इजराइल ने बमबारी की है। इस कारण एम्बुलेंस नहीं चल पा रही है। गजा के सभी अस्पतालों में ईंधन 24 घंटे में खत्म होने वाला है। इसके बाद वहां बिजली कैसे पैदा की जा सकेगी, कोई नहीं जानता। यूएन के मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय ने कहा है कि हजारों मरीजों को जान का खतरा होने वाला है। इस समय इजराइल गजा के आम नागरिकों के साथ जो भी कर रहा है, उससे आप कल्पना कीजिए कि इस हमले से
पहले वो यहां के लोगों पर कैसा कहर ढाता होगा। अमेरिका ने मानवाधिकार के काम को देखने के लिए अलग से डेविड सैटरफील्ड को दूत नियुक्त किया है। सैटरफील्ड इस इलाके में व्यापक अनुभव रखते हैं। इनका काम होगा गजा में फलस्तीनियों को किसी तरह मदद पहुंचाना। अमेरिका के रक्षा सचिव भी इजराइल के रक्षा मंत्री से फोन पर 6 बार बात कर चुके हैं। सभी का रिजल्ट अभी तक 0 है। मानवाधिकार की मदद पहुंचाने, बंधकों को छुड़ाने और पूरे क्षेत्र में युद्ध को फैलने से रोकने के लिए अमेरिका के विदेश सचिव एंटनी ब्लिंकन भी 4 दिनों से मध्य पूर्व के देशों का दौरा कर रहे हैं। फलस्तीन अथॉरिटी के अध्यक्ष महमूद अब्बास से मिल चुके हैं। 3 दिनों के भीतर 2 बार सऊदी अरब जा चुके हैं। सऊदी अरब के शासक मोहम्मद बिन सलमान से मिल चुके हैं। इन्हें एमबीएस कहा जाता है। एमबीएस ने कहा है कि युद्ध रोकने की जरूरत है। इजराइल को गजा से दावा छोड़ना होगा, सीज खत्म करनी होगी। सऊदी अरब नागरिकों को मारने से सहमत नहीं है। इसके अलावा एंटनी ब्लिंकन संयुक्त अरब अमीरात, इजिप्ट, बहरीन, जॉर्डन का दौरा कर चुके हैं। इसके बाद भी उनके प्रयासों का खास असर नहीं दिखाई देता। इजिप्ट के राष्ट्रपति अब्दुल फताह अल सीसी ने अमेरिका के विदेश सचिव ब्लिंकन से कहा है कि इजराइल आत्मरक्षा के नाम पर सामूहिक दंड की तरफ बढ़ चुका है। इजिप्ट की इस टिप्पणी को सख्त माना जा रहा है। सीसी ने कहा है कि फलस्तीन को लेकर कोई राजनीतिक रोड मैप नहीं है। इस कारण भी गुस्सा भड़कता जा रहा है। मौजूदा संकट बहुत खतरनाक है और पूरे इलाके को चपेट में ले सकता है। गजा में तनाव कम करने की तुरंत जरूरत है और मानवाधिकार मदद पहुंचाने की। ब्लिंकन और इजिप्ट की बातचीत का नतीजा भी 0 रहा है। ब्लिंकन ने दावा किया था कि इजिप्ट की तरफ से सीमाएं खोल दी जाएंगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। हारिज अखबार ने लिखा है कि सोमवार सुबह इजिप्ट और गजा के बीच रफा क्रॉसिंग को खोला जाने वाला है। ऐसा इजराइल स्थित अमेरिकी दूतावास ने कहा। दूतावास ने यह भी कह दिया कि साफ नहीं कि कितनी देर तक यह क्रॉसिंग खुलेगी, इसलिए फिलहाल राफे की सीमा के पास जाना चाहिए। नोटिस भी होगा तो कम समय के लिए होगा। इन बयानों में स्पष्टता नहीं थी और अब यह बात साफ हो चुकी है कि सीमाएं सोमवार शाम तक नहीं खुली। एनबीसी ने रिपोर्ट किया है कि गजा में अमेरिका के 600 नागरिक हैं। अब अमेरिका को पता नहीं कि उनके इन नागरिकों को कैसे निकाला जाएगा। एनबीसी ने यह भी सवाल किया है कि इजराइल से रास्ता देने के लिए अमेरिका क्यों नहीं दबाव डाल रहा और मानवीय मदद पहुंचाने और वहां फंसे अमेरिकी लोगों को निकालने के लिए इजराइल रास्ता क्यों नहीं दे रहा, जबकि उसके लिए अमेरिका की मदद बहुत जरूरी है। एनबीसी अमेरिका की समाचार संस्था है। अमेरिका ने कहा है कि वह इजिप्ट, इजराइल, कतर से बात कर रहा है कि अपनी सीमाओं को कुछ समय के लिए खोल दें। सवाल है कि क्या बाइडेन के जाने के पहले तक यह काम हो जाएगा या बाइडेन के जाने के बाद भी गजा पर हमला होता रहेगा। गजा को सुरक्षित रास्ता देना आसान नहीं। कई देशों के साथ समझौते करने होंगे और हमास का भी सहयोग लेना होगा। मगर क्या हमास अपनी तरफ से रास्ता खोलेगा? अगर लोग चले जाएंगे तो उसके पास बार्गेन के लिए कुछ नहीं बचेगा। इस वजह से भी उत्तरी इलाके से लोग नहीं जा रहे। उन्हें लगता है कि यह कोई चालाकी है। एक बार उन्होंने अपना इलाका खाली कर दिया, वापस नहीं मिलेगा। संयुक्त राष्ट्र में इजराइल के राजदूत ने कहा है कि इजराइल का गजा पर फिर से कब्जा करने का कोई इरादा नहीं है, ना ही हम वहां रहना चाहते हैं, पर क्योंकि हम अपनी जिंदगी के लिए लड़ रहे हैं, इसका एक ही तरीका है और वो है हमास का सफाया और उनकी क्षमताओं को खत्म करने के लिए जो भी करना होगा हम करेंगे। अरब देशों का ईरान को लेकर क्या रुख है, कुछ साफ नहीं। ईरान लगातार इस मामले में आक्रामक होकर लाइन ले रहा है, बोल रहा है। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा है कि गजा में बच्चों की हत्याएं नहीं रुकी और उन्हें रोकने की बातचीत फंस जाती है तो इस बात के काफी आसार हैं कि युद्ध के कई मोर्चे खुल जाएंगे। इस स्थिति को नकारा नहीं जा सकता और ऐसा होने की आशंका बढ़ती जा रही है। अगर ज़ायनिस्ट गजा में घुस गए तो विरोधी शक्तियों के नेता उसे कब्जा करने वाले जवानों का कब्रिस्तान बना देंगे। युद्ध की भाषा केवल इजराइल नहीं बोल रहा, ईरान भी बोल रहा है, लेबनान भी बोल रहा है। इस तरह आप अलग अलग देशों के बयानों को देखेंगे तो समझ आएगा कि इस लड़ाई में किसी की कोई भूमिका रोकने की नहीं है। प्रतिबंधों की राजनीति का हश्र दुनिया ने रूस और यूक्रेन के युद्ध के समय देख लिया था। रूस का काम आज तक चल रहा है, कारोबार भी। यही वजह है कि इजराइल इस बात की परवाह नहीं कर रहा कि युद्ध के नियमों का पालन करना है या नहीं। अमेरिका से भी तो सवाल पूछा जा सकता है